नमस्कार। प्रद्युम्न क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के संबंध में अध्ययन करेंगे और इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि वृद्धि एवं विकास को हमको अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो माता पिता हैं, नागरिक हैं, शिक्षक हैं या समाज के व्यक्तिगण हैं, उन सभी को बालकों की वृद्धि और विकास के संबंध में अध्ययन करना चाहिए और तभी हम बालकों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जो बालक होते हैं वो अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते हैं। जैसे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि अलग प्रकार की होती है, उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि होती है, वे विभिन्न स्थानों से संबंधित होते हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं, मैदानी इलाकों से संबंधित हो सकते हैं। उसी प्रकार आप देखेंगे कि वो गर्म क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं। उनकी सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि होती है वो भी अलग अलग होती है। जैसे उनका रहन सहन, व्यवहार, रीति रिवाज अलग अलग हो सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बालक होते हैं वे विभिन्न पृष्ठभूमि वाले होते हैं और सभी पृष्ठभूमि वाले बालकों को हमें शिक्षा देने की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार जो बालक होते हैं वो अलग अलग आयु समूह के होते हैं, अलग अलग आयु के होते हैं। 8 साल के हो सकते हैं, 12 साल के हो सकते हैं और भी अधिक वर्ष के हो सकते हैं। और ये उनमें जो योग्यताएं होती हैं वो भी भिन्न भिन्न योग्यताएं होती हैं और कुशलता होती है। उनके कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है, उनकी विशेषताएं अलग अलग होती हैं। इस प्रकार जो बालक हैं जिनकी विभिन्न स्थितियां होती हैं उन्हें हम मार्गदर्शन दे सकते हैं, निर्देशन प्रदान कर सकते हैं। लेकिन यह तभी हो सकता है जब हम उनके वृद्धि के प्रत्येक स्तर और विकास के प्रत्येक स्तर को जानने का प्रयास करें। बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु भी वृद्धि एवं विकास के अध्ययन की आवश्यकता है। प्रत्येक स्तर पर वृद्धि किस प्रकार से हो रही है बालकों की और उसका विकास कैसे हो रहा है, ये हमें जानने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत विभिन्नता, जैसे कि मैंने बताया कि जो बालक होते हैं वो अलग अलग पृष्ठभूमि वाले होते हैं। उनके स्वभाव, उनके व्यवहार, उनके गुण धर्म सब अलग अलग होते हैं, कोई भी समान नहीं होता। ऐसे जो बालक होते हैं उनके भी वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता होती है। तो सब में भिन्न भिन्न प्रकार के वृद्धि और विकास होती है, इसलिए हमें वृद्धि एवं विकास को समझने की अत्यंत आवश्यकता है। राष्ट्रीय उद्देश्यानुसार बालकों में अपेक्षित परिवर्तन लाकर राष्ट्रीय विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो बालक होते हैं उनको राष्ट्रीय उद्देश्यानुसार उनमें वृद्धि और विकास होना चाहिए और इस यानी हमें यह अपेक्षा होती है और तभी उस उनके द्वारा राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान वो दे सकते हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी हमें प्रत्येक बालक के वृद्धि और विकास को जानने की, समझने की आवश्यकता होती है। आइए सबसे पहले हम ये देखें कि अभिवृद्धि या वृद्धि, जिसको इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं, उसका क्या मतलब होता है। आप लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे पेड़ पौधों को या जीव जंतुओं को बढ़ते हुए देखा होगा। बहुत सारे जो जीव जंतु होते हैं वो पहले बहुत छोटे होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनकी वृद्धि होते चले जाती है। इस प्रकार यदि हम देखें तो उनके आकार में, उनके शेप साइज में और उनके परिमाण में परिवर्तन होता रहता है, उसे हम वृद्धि कह सकते हैं। सरल शब्दों में हम इसे बढ़ना भी कह सकते हैं, बढ़ना भी कह सकते हैं। तो वृद्धि एक समान नहीं होती है। यदि हम देखें तो सभी जो सजीवों में या जंतुओं में या हम अपने में भी देखें, बालकों में, मनुष्यों में देखें तो वृद्धि एक समान नहीं होती है। अलग अलग स्तर पर वृद्धि अलग होती है या अंगों के अनुसार वृद्धि अलग अलग होती है। तो हम यह कह सकते हैं कि शरीर के आकार, भार, लंबाई और चौड़ाई में बढ़ोतरी कह सकते हैं। तो ये सब चौड़ाई, लंबाई, भार, आकार में बढ़ोतरी होती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यह संख्यात्मक होती है और परिमाण में वृद्धि होती है। जैसे कि इसे मापा जा सकता है, नापा जा सकता है। ठीक है, तो यह एक निश्चित अवस्था तक होती है। इसकी और एक विशेषता है कि यह जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित समय तक होती है, उसके बाद उसमें वृद्धि नहीं होती है।
यह विकास के अंतर्गत है। इसका तात्पर्य ये है कि जो डेवलपमेंट होता है उसके अंतर्गत ग्रोथ है, यानी विकास का क्या है, एक चरण है। तो यह विकास के अंतर्गत है, एक स्टेप है कहना चाहिए ग्रोथ। यह सजीवों से संबंधित है, जितने भी सजीव हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, उनमें ये देखने को मिलता है। यह विकास को प्रभावित करती है। वृद्धि है वो विकास को प्रभावित करती है, का मतलब पहले वृद्धि होती है और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में उसका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। वृद्धि के संबंध में मनोवैज्ञानिकों के क्या क्या कथन हैं, उनके अभिमत क्या है, उसको भी जानने की कोशिश करें। जैसे आप देख रहे हैं कि जेम्स ड्रिवर के अनुसार अभिवृद्धि के परिपक्व होने की स्थिति ही परिपक्वता कहलाती है ना। मैच्योर कब होता है आदमी, जब वृद्धि पूर्णतः हो जाती है, ये इनका कहना है। हरलाख के अनुसार हम देखें कि वो क्या कहते हैं, अभिवृद्धि मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है। इसका मतलब भी वही है कि हम इसको या तो संख्या संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, माप सकते हैं, जैसे भार है, ऊंचाई है, लंबाई है, तो इसका मेजर किया जा सकता है, अर्थात आकार और ढांचे में वृद्धि होती है। सोरेनसन के शब्दों में यदि हम समझना चाहें तो सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर व उनके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। वही बात है जो यहाँ पर इन्होंने व्यक्त किया है। अब हम आते हैं कि फ्रैंक के अनुसार क्या कहना चाहते हैं। वो शरीर व व्यवहार में से पहले जिसमें जो परिवर्तन होते हैं, यानी शरीर व व्यवहार, तो शरीर का मतलब है कि वो मात्रात्मक रूप से वृद्धि करता है, व्यवहार है वो गुणात्मक रूप से वृद्धि करता है। तो यहाँ पर शरीर को यदि हम माप सकते हैं तो पहले हम देखते हैं कि वृद्धि शारीरिक रूप से होती है, अंगों की वृद्धि होती है, फिर उस अंगों और व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो वो दोनों मिला के विकास कहलाता है। तो यहाँ पर हम ये देखें कि शरीर में पहले वृद्धि होती है तो हम उसको वृद्धि कहेंगे, तो पहले जिसमें पड़ता है उसे हम वृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि पहले होती है या उसको हम अभिवृद्धि भी कहते हैं, बाद में विकास होता है। अब हम आगे विकास को समझना चाहेंगे, डेवलपमेंट क्या है, तो आइए इसको समझने का प्रयास करें। व्यक्तियों में होने वाले समस्त प्रकार के परिवर्तन, यानी इसमें वृद्धि भी समाहित है और हर प्रकार के परिवर्तन भी समाहित है। अब हम यदि मनुष्य के बारे में या व्यक्ति के बारे में या बालक के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो प्रत्येक प्रकार के परिवर्तन जो उसमें होते हैं वह विकास कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम शारीरिक, आप देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति या मनुष्य में शारीरिक परिवर्तन होता है जब से वो जन्म लिया रहता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, कुछ न कुछ शारीरिक परिवर्तन होते रहता है। उसी प्रकार मानसिक भी होता है परिवर्तन, सामाजिक उसके व्यवहार में परिवर्तन होते जाता है, संबंधों में परिवर्तन आता है, संवेगों में परिवर्तन आता है, उसके व्यवहार करने का तरीका जैसे लोभ, क्रोध इत्यादि में, उसका दया इत्यादि में उसमें क्या परिवर्तन आते हैं, वो किस प्रकार का प्रभाव दिखलाता है, ये सब यहाँ पर परिवर्तन होते हैं। आंतरिक शक्तियों का मतलब है कि उसके समझने में क्या परिवर्तन आता है, वो कब किस अवस्था में क्या समझते हैं, कब पहचानने की अवस्था में क्या परिवर्तन है, कल्पना करने में, याद करने में, विचार करने में, समस्या समाधान करने में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। का विकास व्यवहारिक परिवर्तन भी होते हैं जैसे दया, सहयोग, त्याग, प्रेम, व्यवहार, नैतिक परिवर्तन भी होते हैं, इसमें शक्तियों का विकास होता है। तो आंतरिक शक्तियों का मतलब है कि जो उसके गुण धर्म है उनमें क्या परिवर्तन होते हैं, व्यवहारिक क्या परिवर्तन होते हैं। उसी प्रकार मानसिक संवेग में भी परिवर्तन होते हैं, क्रोध में परिवर्तन होते हैं, ईर्ष्या, डर, दुख, सुख इत्यादि में विकास की अवस्था में परिवर्तन होता रहता है। संबंधी कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता में परिवर्तन होता है, कार्य कुशलता में होता है, चरित्र में होता है, नैतिकता में होता है, गुणात्मक परिवर्तन भी उसमें होते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि जो विकास के अंतर्गत ये सारे परिवर्तन जो कि उसके आंतरिक हैं और बाहरी हैं, वो सभी प्रकार के परिवर्तन दिखलाई देते हैं। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का मतलब है ये रुकती नहीं है। जैसे वृद्धि एक समय तक होती है, उसके बाद रुक जाती है, लेकिन विकास रुकती नहीं है, निरंतर चलती रहती है। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। जब जब से जो बालक है जन्म लिया रहता है और जब वो प्रौढ़ावस्था तक, ओल्ड एज तक पहुंच जाता है,
तब तक उसमें जो जो परिवर्तन होते हैं वह सब विकास कहलाता है। यह क्रमशः होता है, यानी स्टेप वाइज होता है। इसका मतलब है मापा नहीं जा सकता, विकास को हम नहीं माप सकते हैं। उसका निरीक्षण कर सकते हैं, उसका अवलोकन कर सकते हैं, उसका परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन उसको माप नहीं सकते। गुणात्मक पहलुओं का निरीक्षण किया जा सकता है, व्यवहारों का आकलन किया, असेसमेंट किया जा सकता है। जो व्यवहार है उसमें क्या परिवर्तन हुए हैं, पहले वो कैसा था, बाद में उसमें क्या परिवर्तन हुआ, इसका हम अवलोकन कर सकते हैं, लेकिन उसको मापा नहीं जा सकता। प्रगतिशील प्रक्रिया है, हमेशा प्रोग्रेसिव स्टेज में होता है, लगातार उसमें विकसित होते रहता है, विकास होते रहता है। विकास पर वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो विकास पर वंशानुक्रम का मतलब होता है हेरिडिटी, या हम कहेंगे कि जो माता पिता का गुण है वो संतानों तक हस्तांतरित हो जाता है, या उसके पीढ़ियों का जो पूर्वजों का जो गुण है वो पीढ़ी तक स्थानांतरित हो जाता है। उसी प्रकार वातावरण में, किस प्रकार के वातावरण में व्यक्ति निवास करता है, उस वातावरण का भी प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। यदि अत्यधिक ठंड वाले प्रदेश में है तो उसका प्रभाव उसके विकास पर पड़ेगा, यदि गर्म प्रदेश में है तो उसका प्रभाव उसके विकास पर पड़ेगा। तो इस प्रकार बहुत सारे वातावरण का भी, या फिर पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, निगेटिव एनवायरनमेंट है, वो भी, उसका भी प्रभाव विकास पर पड़ता है। विकास के अंतर्गत वृद्धि होती है। अभी यहाँ पर फिर से वही बात कही गई है कि जो विकास है उसके अंतर्गत वृद्धि होती है, यानी वृद्धि एक प्रकार का स्टेज है, परंतु वृद्धि में विकास हो यह आवश्यक नहीं। लेकिन यदि हम ये देखें कि किसी व्यक्ति का तो वृद्धि हुआ है, कहना चाहिए कि वो भार, ऊंचाई इत्यादि में उसका परिवर्तन हुआ है, लेकिन वास्तव में उसके गुणों का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है ये हम नहीं कह सकते। तो ये आवश्यक नहीं होता है कि वो वृद्धि के साथ भी विकास हो। वृद्धि विकास का अंश है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन हम ये देखेंगे कि वृद्धि और विकास को एक दूसरे को जोड़ करके ही देखेंगे। प्रारंभिक वृद्धि होगी, उसके बाद फिर उसके गुणों में, कौशलों में परिवर्तन होता है। फिर हम देखें कि विकास के संबंध में मनोवैज्ञानिकों के क्या कथन है। यहाँ पर इरा जी गॉर्डन ने कहा है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती रहती है जब तक कि वह पूर्ण विकास को नहीं प्राप्त कर लेता। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये लगातार चलती रहती है जब तक कि वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाता। फ्रैंक का क्या कहना है, विकास शरीर के गुणात्मक परिवर्तन को कहते हैं। अब यहाँ पे गुणात्मक परिवर्तन का तात्पर्य है कि उसका यानी व्यवहारिक गुण, गुणात्मक परिवर्तन का तात्पर्य है जिसके कारण व्यक्ति की कार्य क्षमता, कार्यकुशलता, व्यवहार में प्रगति और अवनति भी हो सकती है, वो कम भी हो सकता है। और प्रगति तो लगातार होगा, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है कि विकास की दर कम हो जाती है, या फिर जो पहले थी वो नहीं हो पाती है। तो हरलाख ने क्या कहा है, विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, अपितु प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के कारण व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं, योग्यताएं प्रकट होती हैं। यदि किसी व्यक्ति का विकास हो रहा है तो उसमें नवीन योग्यताएं, विशेषताएं, कौशल इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं और उसमें प्रगति होती रहती है। मुनरो ने कहा है कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। विकास यानी जब से जो बालक जन्म लेता है तब से लेके प्रौढ़ावस्था तक जितने भी परिवर्तन होते हैं वो सब विकास कहलाता है। अब हम देखें कि जो वृद्धि है और विकास में प्रमुख अंतर क्या है। तो आइए देखते हैं कि परिमाण से संबंधित है क्या वृद्धि। वृद्धि परिमाण से संबंधित है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि इसे मापा जा सकता है, नापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। उसी प्रकार जो विकास होता है वो क्या होता है, उसमें गुणों का विकास होता है, व्यवहार से संबंधित होता है, उसके कौशलों से, उसके क्षमताओं से, उसके योग्यताओं से संबंधित होता है। जबकि यहाँ पर हम उसका आकार से संबंधित होता है, उसके परिमाण से संबंधित, ऊंचाई, लंबाई, जो भी हम कहते हैं, भार कहते हैं, चौड़ाई कहते हैं, इससे संबंधित होता है। विकास के अंतर्गत एक परिवर्तन, विकास के अंतर्गत एक परिवर्तन है, यानी जो वृद्धि है वो विकास के अंतर्गत है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि वह इसका एक स्टेप है। सभी प्रकार के परिवर्तन इसके अंतर्गत वृद्धि भी समाहित है, और हर प्रकार के चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो,
ठीक है, व्यावहारिक हो, सभी प्रकार के परिवर्तन विकास कहलाते हैं। वृद्धि परिपक्वता तक चलती है। जब तक जो शारीरिक रूप से व्यक्ति परिपक्व नहीं हो जाता है तब तक वृद्धि चलते रहती है और यह निरंतर चलते रहती है। विकास क्या है? कंटिन्यू, आजीवन। जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास चलते रहती है, जबकि यह एक निश्चित अवस्था तक चलती है। दृश्यात्मक परिवर्तन जिसे मापा जा सकता है, इसे हम देख सकते हैं, इसको देखा जा सकता है, जबकि इसको देखा नहीं जा सकता। इसका निरीक्षण किया जा सकता है, अवलोकन किया जा सकता है, आकलन किया जा सकता है। एक व्यवहार, पहले हुए व्यवहार का दूसरे व्यवहार से तुलना की जा सकती है, उसको अंदाज किया जा सकता है। यह सीमित होता है जबकि यह व्यापक होता है। तो इस प्रकार जो वृद्धि और विकास के जो प्रमुख अंतर है वो यहाँ पर बतलाए। अब विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, विकास की विभिन्न अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। हम देखें कि हॉरलॉक ने क्या कहा, गर्भाधान से जन्म तक गर्भावस्था, हम इसको कह सकते हैं फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। तो इसमें क्या होता है? तीव्र गति शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास इसमें तीव्र गति से होता है गर्भावस्था। जन्म से 2 सप्ताह तक क्या होता है? शैशवा अवस्था, जिसमें समायोजन की अवस्था है, यानी इसमें एडजस्टमेंट होता है। बालक जब गर्भ से बाहर प्रकृति में आता है तब वो एडजस्ट करता है अपने आप, तो इसको शैशवावस्था कहते हैं। फिर 3 सप्ताह से लेके 2 वर्ष तक बचपनावस्था कहलाता है, जिसमें संयोगों का, जैसे डर है, आपका क्रोध है, इस प्रकार के जो गुण होते हैं, हर्ष है, दुख है, इन सब भावों का उनको पता चलता है। फिर हम देखें कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था, प्री चाइल्डहुड स्टेज है। उसके बाद 7 से 12 वर्ष तक हम देखें तो उत्तर बाल्यावस्था, पोस्ट चाइल्डहुड। इसमें मानसिक विकास होता है, विभिन्न प्रकार के विकास हो सकते हैं, जैसे उसको याद स्मरण करने का हो सकता है, जो गुण होता है उसका विकास हो सकता है। तो जितने भी मानसिक क्रियाएं हैं वो इसमें विकसित होती हैं। 12 से 14 वर्ष तक वयसंधि या यौवना काल कहलाता है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने वाली पड़ी है, यानी वयसंधि का मतलब क्या होता है, या इसको हम इंग्लिश में प्यूबर्टी भी कहेंगे। तो ये होता है, ये जो बाल्यावस्था है और किशोरावस्था है उसके बीच की कड़ी कहलाती है। फिर 18 से फिर 13 से हम 17 वर्ष तक आते हैं, जिसमें पूर्व किशोरावस्था कहलाता है, प्री, इसमें एडोलेसेंस स्टेज कहलाता है। उसके बाद हम देखें कि 18 से 21 वर्ष उत्तर किशोरावस्था है। इस अवस्था में तीव्र गति, शारीरिक और मानसिक समायोजन होता है, यानी शारीरिक एडजस्टमेंट भी होता है, यानी फिजिकल, और मानसिक मेंटल एडजस्टमेंट भी इस स्टेज में होता है। उसके बाद 21 से 40 वर्ष तक प्रौढ़ावस्था है, जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति की अवस्था है, ये पारिवारिक जीवन व्यतीत करने की अवस्था है, इसको प्रौढ़ावस्था कहते हैं। उसके बाद 41 से 60 वर्ष तक मध्यावस्था, मेटाफेज की अवस्था है, जिसमें सामाजिक जीवन यापन वो करना चाहता है। उसी प्रकार 60 वर्ष के बाद वृद्धावस्था, ओल्ड एज है, शक्तियों एवं क्षमताओं की कमी होने लगती है। तो 60 वर्ष के बाद जितनी भी शक्तियां हैं या जो विकास है उसकी दर कम हो जाती है, अवनति भी होती है। इस प्रकार हरलॉक के अनुसार ये डेवलपमेंट के स्टेजेस है। उसके बाद हम अध्ययन करें कॉल सैनिक के अनुसार क्या है। पूर्व जन्म काल, ये है गर्भाधान से जन्म तक है, इसमें भी तीव्र गति शारीरिक विकास होता है। और यहाँ पर देखें, जन्म से 3 या 4 सप्ताह शैशवावस्था है, समायोजन की अवस्था है। तो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार अलग अलग स्टेजेस बताए गए। यहाँ पर 1 से 2 माह या फिर 15 माह तक, 1 या 2 माह से 15 माह तक जो है वो आरंभिक शैशवावस्था है। उसके बाद 15 माह से 30 माह तक उत्तर शैशवावस्था है। उसके बाद 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक पूर्व बाल्यकाल अवस्था है, और 5 से 9 वर्ष तक मध्य बाल्यकाल है, जिसमें मानसिक विकास होता है। 9 से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यकाल है, और 12 से 21 वर्ष तक किशोरावस्था, जिसमें तीव्र गति से शारीरिक और मानसिक समायोजन की प्रक्रिया होती है। तो काल सैनिक के अनुसार ये स्टेजेस यहाँ पर दर्शाए गए हैं। रास के अनुसार ये यदि देखें तो उन्होंने
1 से 3 वर्ष को शैशवावस्था कहा है और 3 से 6 वर्ष को पूर्व बाल्यावस्था कहा है और 6 से 12 वर्ष को उन्होंने उत्तर बाल्यावस्था कहा है और 12 से 18 वर्ष को किशोरावस्था का। तो रास के अनुसार यहाँ पे स्टेजेस को बांटा गया है। शैले के अनुसार यदि हम देखें तो 1 से 5 वर्ष को शैशव काल की अवस्था कहा है और 5 से 12 को उन्होंने बाल्यावस्था कहा है और 12 से 18 को किशोरावस्था का। तो इस प्रकार आप जो वृद्धि और विकास के संबंध में मैंने समझाने का प्रयास किया है। आगे भी हम इसको व्यापक तौर से समझने का प्रयास करेंगे। क्रमशः हम चलेंगे, प्रत्येक जो स्टेजेस है उसको भी हम आगे की कक्षाओं में एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। आप सभी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।